नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बिहार का बादशाह कौन, इस पर फैसले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, ये फैसला सबके सामने आएगा कि ईवीएम में किसकी किस्मत कैद हुई है। लेकिन इससे पहले सभी दल जीत का दम भर रहे हैं। मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन 14 नवंबर को किसकी दीपावली मनेगी, जीत का जश्न कौन मनाएगा और किसकी तैयारियों का रंग फीका हो जाएगा। एनडीए, महागठबंधन या पीके का तीसरा मोर्चा, अब की बार बिहार किसका, काउंटिंग की उल्टी गिनती स्टार्ट, कौन बनेगा सरताज और तगड़ी फाइट के बाद किसका माहौल है टाइट, किस पर मेहरबान है बिहार में भाग्य विधाता। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, बिहार का चुनाव और इसका परिणाम जो है कल यानी 14 नवंबर को घोषित होगा। काउंटिंग सुबह से शुरू हो जाएगी, लेकिन बिहार में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। मिठाइयां जो हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। कल का दिन बेहद खास बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए और खास तौर से बिहार के राजनीतिक दलों के लिए। एनडीए, इंडिया या तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर का, किसको बिहार की जनता के दिल में इस बार जगह मिलेगी, कौन बनेगा बिहार का बादशाह, इसका फैसला अब से कुछ घंटों के बाद जो है वो सामने आ जाएगा। कल इस वक्त तक तस्वीर स्पष्ट हो चुकी होगी कि बिहार ने किसे अपना सरताज चुना है और किसका इस बार बिहार बना है। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत रवि प्रताप सिंह जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कल मतगणना होनी है, चुनाव के परिणाम आएंगे। रवि प्रताप सिंह जी, लेकिन उससे पहले ये जो आरजेडी के एमएलसी साहब का ये बयान हम सुन रहे थे कि बिहार में नेपाल जैसा नजारा क्रिएट कर देंगे, वो ये किस तरीके की बयानबाजी है? क्यों नहीं माना जाए कि उकसाने की कोशिश की जा रही है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए अदिति जी, कहते हैं कि बात जब आन पे आए तो मुंह खोलना जरूरी, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब ये जो परिस्थिति क्रिएट किया है ये चुनाव आयोग ने क्रिएट किया है, क्योंकि रात को कभी 12 बजे सीसीटीवी की लाइट चली जाती है, पिकअप जाता है, कोई जवाब नहीं आता है, फिर 3 बजे जाता है। जो वोट चोरी हम लोग कह रहे थे, अब ये वोट डकैती के रूप में परिणित हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा भागम भाग ये मचा है अदिति जी कि जब से एक पोल आया है कल, जो दिखाया था कि बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। पिछली बार 4 बजे 20 जगह की काउंटिंग रुकवा दी गई थी और लोगों को 2 बजे रिजल्ट जाकर के रात को दे दिए गए, चलिए चलिए छोड़िए, और उनका हार का जो मार्जिन था और जीत का वो 2000 के आसपास था, करीब 3000 तक। अब इस बार देखिए ट्रेन से, बस से, तमाम लगा से, कहीं के एआरटीओ, कहीं के आरटीओ बसों से आप सबको लाए हैं, ला करके वोट दिलवाए। रवि प्रताप सिंह जी, शिकायतें अपनी जगह पर हैं आपकी, हो सकता है ठीक भी हो, लेकिन ये क्या तरीका है जिस तरीके से सुनील सिंह ये कहते नजर आए कि हम नेपाल जैसा नजारा जो है वो बना देंगे? क्या देश को नफरत की, हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल नहीं, आपके सहयोगियों के द्वारा? बिल्कुल नहीं, न नफरत में झोंकने की तैयारी है, न हिंसा में झोंकने की तैयारी है। 20 साल से जिन युवाओं को आपने नौकरी नहीं दिया, दर दर भटक रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं,
सूरत, मुंबई और दिल्ली में जाकर के दिहाड़ी कर रहे हैं, उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया था। और उनकी वोट पे आप डकैती करेंगे तो याद रखिएगा कि मुश्किलें फना हो जाती हैं जब हक़ शमशीर निकलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और इन जवानों को प्रोवोक करने का काम ये लोग कर रहे हैं ठीक है, कि बिल्कुल। नहीं अब आपकी वो वोट तो का कोई कल- मतलब नहीं है, हम कल डकैती जब करेंगे। नतीजे सामने आएंगे तो ये स्पष्ट हो ही जाएगा कि बिहार के युवाओं ने किसे वोट दिया है, किस और जो बिहार की जवानी है वो चलती हुई नजर आ रही है। आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार का इलेक्शन हो गया और कल सारे 8/22 पे पत्ते आ जाऊंगा। सामने हो जाएंगे, सारे पत्ते सबके खुल जाएंगे। देखिए, इस इलेक्शन में 2-3 लोगों के लिए, एक तरीके से कहा जाए सभी के लिए चैलेंजिंग मोड है। भाई, अगर इंडिया गठबंधन अच्छा कर जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी सरकार आ जाएगी। और अगर एनडीए गठबंधन अच्छा कर जाता है, इस बीच में एक आदमी और है, प्रशांत किशोर, ठीक है, जिन्होंने पूरे टाइम से, पूरे लगभग 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ उनको कि 2-2.5 साल से उन्होंने ज़मीन हो चाहे जैसे भी हो, वो ये नहीं रहा कि प्रशांत किशोर आए बिहार और दिल्ली चले गए फिर अपना 10 दिन बैठे रहे। वो परमानेंट वो बिहार में डटे रहे। मैं प्रशांत किशोर की इसलिए बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहाँ से जी फ़ोन आया है कि वो ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में हमेशा बदलाव जरूरी है। अगर कल प्रशांत किशोर ठीक है, की पार्टी मोटे तौर पे मान लीजिए कि अगर वो 4-5-6 सीटें ले आती, सरकार चाहे जिसकी बने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे इंडिया गठबंधन की बने चाहे इंडिया, बिल्कुल सरकार किसी की बने, अगर 4-5 सीटें पीके आती के खाते हैं, में आ जाती हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो भविष्य तो है आप बिहार का वो ये देखा जाएगा कि नहीं, भविष्य की बात इसको नहीं ऐसे एकदम भविष्य पे नहीं जोड़ सकते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि राजनीति में बदलाव आएगा। बदलाव सेंस राजनीति में बदलाव आएगा, बदलाव आवश्यक भी है। अनीता अग्रवाल जी, जैसे तेजस्वी, क्या बिहार में बदलाव अभी होने मेरी जा बात रहा है? कंप्लीट नहीं हुई, एक सेकंड के लिए मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। ठीक है, जैसे तेजस्वी हो गए उसी उम्र के, है ना, और उसके बाद चिराग पासवान हो गए, एक वो जनरेशन, और एक प्रशांत किशोर। तो इन जनरेशन को अगर बात जो चल रही है ना कि जनरेशन वाइज चेंज होना चाहिए, जनरेशन वाइज चेंज होना चाहिए, तो अगर प्रशांत किशोर की पार्टी वहां पर खड़ी होती है तो ये एक अच्छा एक वो निकल के आएगा बिहार के लिए। अनीता अग्रवाल जी अपना ओपनिंग कमेंट दीजिए। क्या बिहार में इस बार बदलाव होने जा रहा है? क्या एनडीए की जगह इंडिया को चुनने जा रही है जनता? क्या लगता है, कितना आपके अंदर अभी कितना कॉन्फिडेंस है जीत का? देखिए, अराजकता का वहाँ पे अंत हो चुका है, उसमें बदलाव पहले ही आ चुका है और बदलाव सुशासन की सरकार चल रही है और सुशासन की ही चलेगी। ये सब फ्रस्ट्रेशन लोग का है, ख्वाबी पुलाव है जो ये लोग देख रहे हैं। वहाँ की जनता है, वहाँ के युवा है, सब जो है इस समय एनडीए के साथ है सबने। और आपका देखिए सब एग्जिट पोल भी यही बता रहा है कि वहाँ पे एनडीए जीत रही है। और जहाँ तक युवाओं को भड़काने की बात है, ये लोग बहुत भड़काऊ भाषण शुरू से किए हैं। आज भी इन्होंने सामने भड़काव किया कि वही नेपाल वाला हाल कर देंगे। बताइए आप क्या करना चाहते हैं अपने देश के अंदर? वैसी देश में अशांति फैल रही, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, हो गया, ऊपर से आप और ऐसे युवाओं को भड़का रहे हैं। युवाओं को सही मार्ग दिखाना होता है बड़ों का काम, उनको भड़काना नहीं होता है। अगर आप बड़े हैं, आप इसके एक जिम्मेदार एक पार्टी के व्यक्ति हैं, तो कम से कम आप एक उस जिम्मेदारी से उन युवाओं को सही रास्ता दिखाइए कि आपको स्वरोजगार करने हैं, आपको आगे बढ़ना है, आप से अपना चुनाव सही करिए। चाहे आप किसी को वोट दीजिए, उनको ये कहते हैं आप किसी को वोट दीजिए लेकिन सही चुनाव करिए। लेकिन इस तरह से कि नेपाल वाला हाल हो जाएगा और ये हो जाएगी, क्या है, क्या लेकिन चाहते क्या है? अगर लेकिन बड़े लोग विपक्ष ऐसा तो ये बोलेंगे, कह रहा है ना पार्टी अनीता अग्रवाल जिम्मेदार लोग ऐसा जी, बोलेंगे। विपक्ष का आरोप तो ये है कि वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही है बिहार में। मैंने कहा ना, इनका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इनका कुछ नहीं। ठीक इनको है, बस ये जवाब दे चोरी दीजिए कहते थे, अब रवि डकैती प्रताप कह सिंह रहे जी, हैं। क्या ये आप फ्रस्ट्रेशन है? ठीक है, बिना- जवाब ले पहले लेते हैं अनीता ईमेल जी। को रवि प्रताप ईमेल सिंह में जी, अपनी क्या इसे फ्रस्ट्रेशन नहीं माना जाना चाहिए जब अभी तक आप ये दावा कर रहे थे कि हम बिहार में जीत रहे हैं, जब एग्जिट पोल सामने आ गए उसके बाद विपक्ष लगातार ये कहते हुए हमलावर है कि देखिए बिहार में वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही है?
क्या ये अदिति जी- फ्रस्ट्रेशन है, जीत नहीं। हारने का डर है? अदिति जी, जीत और हार राजनीति में चला करती है। उन्होंने जो शब्द कहा आप उसको प्रेसाइज देखो। उन्होंने कहा कि यदि पिछली बार के जैसे आपने कुछ करने का प्रयास किया, जीते हुए लोगों को हराने का प्रयास किया, तो इस बार या तो आप जाएंगे या हम जाएंगे। उन्होंने ये बात कही, ये नहीं कि जेनजी चला जाएगा। और इन्होंने कहा रवि देखिए, प्रताप सिंह जी नेपाल बना देंगे हम बिहार को, इसका क्या मतलब है? नेपाल किसी के बनाने से हिंदुस्तान नहीं बनेगा। उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये जान लीजिए। और उनके कहने से नेपाल नहीं बनेगा निश्चित रूप से। लेकिन युवाओं को यदि आप दबाएंगी तो कब तक दबाएंगे? ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, उसको तो फूट के बाहर निकलना है। अब मैं आता हूं, जो इन्होंने कहा था मेरी बहन ने, सुशासन का आलम यह है कि 2005 से 2025 के टोटल जो क्राइम है 86% बढ़ गया है। डाटा चेक कर लीजिएगा, मैं गलत हूं तो। अपहरण 431% बढ़ गया है। और गरीबी रेखा में बिहार 1990 में भी सबसे पीछे था, 2005 में भी है, 2025 में भी है। 66,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय वहां पे है, और बाकी देश में 2 लाख से ऊपर है। अगर इतना ही 20 साल में तो कम से कम नीचे से दूसरे पायदान पे लेके आ जाते। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि इनको स्वरोजगार सृजन का 10,000 रुपए में तो एक बकरी नहीं आती है। ये तो वोट के ऊपर डकैती आपने किया। मैं क्यों कह रहा हूं, जयललिता ने जब टीबी बांटना प्रारंभ किया था 1 साल पहले से, तो 1 करोड़ टीबी बट गए थे। इसी चुनाव आयोग ने रोक दिया था। जब जयललिता ने फ्री बिजली माफ करके और 2 किस्तों में किसानों को पैसा देना प्रारंभ किया, तो इसी चुनाव आयोग ने रोक दिया। और इसी चुनाव आयोग ने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कुछ भी नहीं कहा, और 10,000 रुपया 7 तारीख तक दिया गया। अब 6 तारीख को पहले चुनाव था, 7 तक लोगों के खाते में आए हैं। तो आप ये बताएं कि जब चुनाव आयोग मौन व्रतावलंबी हो गया है और इनको मतलब यूं कहें कि आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहा है, आप ईवीएम कि ट्रकें घुस रही हैं। कोई कह रहा है खारे भाई ये बताइए कि रात को कौन ईवीएम चलता है 3 बजे भोर में? जब स्ट्रांग रूम है उसकी मर्यादा है, आप लोगों को सूचित करिए, बिल्कुल लेके जाइए। लोग वहां बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जानती हैं क्या हुआ? इन्होंने अपने आने के बाद कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर कोई नहीं रहेगा, 100 मीटर दूर रहिए, हम आपको सीसीटीवी का फुटेज प्रोवाइड करेंगे। फुटेज को आप बंद कर देते हैं। उसके बाद कौन जाता है स्ट्रांग रूम में आप उसको बताते नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 2023 में जब 150 एमपी को बर्खास्त किया गया था, तब इन्होंने कानून पास किया कि निवर्तमान चुनाव आयुक्त, वर्तमान चुनाव आयुक्त, किसी भी चुनाव आयुक्त के किसी भी कोर्ट में आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें थी ये दर्शाती हैं कि चुनाव आयोग एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इनका काम कर रहा है। और द इंस्टीट्यूशन बिकम इनटू, क्या चुनाव आयोग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रहा है, बीजेपी के टूल के तौर पर काम कर रहा है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है? और बिहार चुनाव से पहले ये जो हमला है विपक्ष का वो और अधिक जोरदार हो गया, क्योंकि हमने देखा भी किस तरीके से राहुल गांधी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप राहुल गांधी ने भी लगाए। देखिए, विपक्ष का काम है कि हमेशा जो है विपक्ष का काम ही है राजनीति करना, लेकिन राजनीति को राजनीति की तरह किया जाए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे घेर लेना और इलेक्शन कमीशन पे ही सारा ठीकरा फोड़ते रहना, इलेक्शन कमीशन को ही टारगेट किए रहना, ये एक हेल्दी चुनाव का माहौल नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मैं सभी जो विपक्ष के लोग हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो इस बात पर क्यों कह रहे हैं। अगर देखिए जनता ने मन बनाया होगा तो सरकार बना देगी, भाई सीधी सी बात है। अनीता जी, आपकी सरकार नहीं आएगी। अगर जनता ने मन बनाया होगा तो आपकी सरकार नहीं आएगी ना। हम कहते हैं चलिए ठीक है कि अगर कांग्रेस को वोट बढ़ रहा है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। बात समझने की कोशिश करिए। वहाँ 20 साल से सरकार है, वहाँ पे फिर 3-4 वो निकल आती हैं चीज़ें। 20 साल से सरकार है, एक से एक वहाँ पर बिहार के लोगों का ये भी मत है कि भाई 20 साल से सरकार है और नीतीश बाबू का ये आखिरी इलेक्शन है। वहीं पर ये भी एक मत है कि लालू का भी ये आखिरी इलेक्शन है एक तरीके से। भाई लालू इस इलेक्शन में आपको नॉन एक्टिव दिखाई दिए। मुझे लगता है कोई भी रैली या सभा में उन्होंने, भाई उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राजनीति में नहीं रहेंगे, लेकिन वो एक्टिव राजनीति में नहीं है। भाई नीतीश का है तो नीतीश भी, राजनीति का एक समय होता है, एक पैरामीटर होता है कितने समय तक आदमी राजनीति करेगा। भाई वो आराम भी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और मुझे जिस तरीके से लगता है कि इलेक्शन कमीशन को एकदम ही टारगेट रखना, आप ये कहिए कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये लोकसभा की तरह बेकार होंगे, ये भी बात तो भी कही जा सकती है। रवि प्रताप सिंह जी, मैं क्यों ये कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर आज कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं और हमारी जीत हो रही है? एग्जिट पोल्स जो हैं वो मायने नहीं रखते। अदिति जी, आप
इसको संकीर्ण करके मत देखिए। हमने इसको बिहार के दौर में होता तो बिहार के परिदृश्य से बहुत बड़ा पूरे से नेशनल इशू ये बात है। चुनाव आयोग जो देखिए, देश में चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और चुनाव आयोग जवाबदार है देश की जनता के प्रति, देश के संविधान के प्रति, और चुनाव आयोग जवाबदार है संविधान के प्रति, वो किसी सरकार के प्रति जवाबदार नहीं है। तो चुनाव आयोग अपनी प्रासंगिकता को खो रहा है और डेमोक्रेसी में वोट सबसे बड़ी पिलर है और वोट का रक्षक कौन है? वो है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग अपने क्रियाकलापों से इस तरह की अमर्यादित जो कार्य कर रहा है कि सारे लोग देख रहे हैं। अब यूं कहें कि छोटे छोटे बच्चे, कल तो आ रहा था कि लाठी लेके चलो वहां, आप बताएं लोग जब इस पे आ रहे हैं कि लाठी लेकर रवि प्रताप सिंह जी, लेकिन ये जानकारी दीजिए मुझे कि देश की जो जनता है वो वोट चोरी का मुद्दा सुनना चाहती है या अपने से जुड़े जमीनी हकीकत जो है, चाहे हम रोटी कपड़ा मकान की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लें, इसको लेकर विपक्ष क्यों नहीं हमलावर रहता है? जो तमाम रैलियां हुई उसमें ये सारे मुद्दे क्यों मिसिंग नजर आए? एक तरीके से वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा जो है, उसके अलावा क्या बिहार में कोई दूसरा तीसरा मुद्दा नहीं है? जो अपराध के आंकड़े आप अभी बता रहे हैं, गिना रहे हैं, वो वहां रैलियों में क्यों नहीं गिनाए जाते हैं? उसकी आवाज जो है, उसकी गूंज जो है, वो संसद से सड़क तक क्यों नहीं उठती नजर आती है? क्या विपक्ष अपना काम कर रहा है बखूबी? नहीं अदिति जी, हमने बिल्कुल वहां रोजी रोजगार, पलायन रोजगार और सारी चीजों पे बात किया कि हम कैसे 30,000 रुपया देंगे, कैसे नौकरियां देंगे। लेकिन इन्होंने जाकर के वहां के कनपट्टी पे कट्टा रख दिया पे लेकर के आए और बुलडोजर जाकर के लेकर के आए, उसके बाद हलाल पे लेके आए, बुरके पे लेके आए। इनके पास कुछ कहने के नहीं। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहीं जाकर के बैठ जाता है, रात को टीवी सीसीटीवी बंद करके लोगों से बुला के बात करता है। और पूरे बताइए इन्होंने विकास का कोई बात किया क्या? और सबसे बड़ी हार भाजपा की हो रही है, जिसका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो हार रहे थे। मैं एक मिनट, अभी मुझे किसी दूसरे पे जाना है, मैं बता दूं, किसी भी भाजपा ने कोई भी विकास की बात नहीं की, केवल कट्टे पे ला करके भाषा की इतनी अमर्यादित, इतनी निकृष्ट सीमा प्रधानमंत्री ने जो स्थापित किया है, ये राजनीति में शोभायमान नहीं है। और जिस तरह की विधा का इजाद भाजपा ने किया है, बहुत दिनों तक ये सालेगा और हमारे इतिहास के ऊपर कलंकित करने का काम जो किया है भाषा के रूप में, ये भाजपा ने काम के पास तो इनके पास होने सिर्फ इनके पास। रवि प्रताप जी, वो तो कल स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी भाषा जो है दिख रहा है। आप कह रहे विकास की बात कर रहे हैं, जनता को कितनी पसंद आ रही है? जनता को विकास दिख रहा है, विकास हो रहा है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, बिहार में सरकार ये मैडम, ये मैडम कल ही, अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल ही देख लेंगे मैडम। ये आप हॉस्पिटल्स देखिए, चाहे आप एयरपोर्ट देखिए, चाहे आप सड़कें देखिए, चाहे आप स्कूल्स देखिए, चाहे सब देखिए, सब जगह विकास हो रहा है और बहुत तेजी से। आज पहले आए दिन आज भी गरीबी राज है मैडम, और ये कल देख लेंगे इसको। आज बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखना नहीं चाहते। आपको केवल विपक्ष का काम यह है कि विरोध करो, चाहे सही हो तो भी करो, गलत का। उन्होंने अपना विपक्ष का अपना एजेंडा ही बना रखा है विरोध करना। चाहे वो चुनाव पहले ईवीएम पे फोड़ते थे कि ईवीएम इन लोगों ने हैक कर ली है, अब चुनाव आयोग पे आ गए हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि वो जनता के बीच में क्यों नहीं जानते। कोरोना काल में भी कांग्रेस कहीं जनता के बीच में नहीं दिखी है इतना, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कोरोना के बीच में कार्य किया है। जनता को मालूम कैसे कोरोना को, इन्होंने तो डॉक्टर्स और आर्मी तक को नहीं छोड़ा। ये कैसे कह सकते हैं? सबसे ज्यादा इनको मुद्दे इनके पास नहीं है, मुद्दा वही पार्टी है। और हम लोग जो है विकास कर रहे हैं, विकास दिख रहा है, इसलिए उसको बताने की जरूरत है। आदेश शुक्ला जी, दिख रहा है। क्या लगता है किसने कितना बिहार का विकास किया है, कितना कल्याण किया है, बिहार जो है कितना बदला है? नहीं देखिए, बिहार के विकास की बात की जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। ये कह देना कि बिहार में नीतीश ने विकास नहीं किया है, तो ये खाली कागजी आंकड़े नहीं हैं। आप जब बिहार घूमेंगे तो आपको गांव की सड़कें भी दिखाई देंगी, गांव में लाइट भी दिखाई देगी, और जो मूलभूत समस्याएं थीं वो पहले नहीं थीं। स्वाभाविक सी बात है, समय रहता है, समय में सरकारों ने काम किया है। और जिस तरीके से आप बिहार के लोगों से भी मिलिए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उनका एक माइंडसेट क्लियर रहता है कि हाँ, नीतीश बाबू ने सुशासन लाए हैं। अब बात ये आती है, बिल्कुल आदेश शुक्ला जी। और देखिए, आज हमने कुछ ऐसी भी तस्वीर देखी मोकामा से, बाहुबली अनंत सिंह की चाहे बात कर ले, जिनके घर पे तो भाई जो जीत का जश्न का माहौल है वो अभी से बनता हुआ नजर आ रहा है। पंडाल सज गए हैं, महाभोज की तैयारियां की जा रही है। क्या लगता है ये जो कॉन्फिडेंस है अनंत सिंह का, वो क्या कल
काम आएगा या जो देखिए, भोज का स्वाद है वो देखिए, फीका रह जाएगा? जो भी चुनाव आदमी लड़ता है उसको ये पता होता है कि हम या तो जीत रहे हैं या तो हार रहे हैं। आप ये कहिए कि उसको आप ये नहीं कह सकते हैं, उसको पूरी जानकारी होती है, क्योंकि जो चुनाव होता है उसमें उसे ये पता होता है कि किस गांव से वोट निकला है, किस गांव से वोट नहीं निकला है, कौन सा वोटर निकला है, कौन सा वोटर नहीं निकला है, और उसे ये पूरी तरीके से पता होता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी समस्याएं आती हैं जो जीत और हार का मार्जिन जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। कई राज्यों में आपने देखा होगा चुनाव हुए हैं, बिल्कुल और आदेश हाँ, शुक्ला जी, वो और जो मार्जिन होता है कई ना, वो पोल्स ये भी मान के चल रहे हैं कि कांटे की टक्कर कल देखने को मिल सकती नहीं, है। मैं पहले से कह रहा हूं कि कांटे की टक्कर रहेगी, और स्वाभाविक सी बात है, मैं पहले दिन से ये डिबेट्स में कह रहा हूं, आपके साथ भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी की सीटें कम आएंगी। तेजस्वी की सीटें, मैंने पहले भी कहा था, तेजस्वी की सीटें और बीजेपी की सीटें में दोनों में ये होगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। सरकार चाहे जिसकी बने, मुझे इससे वो नहीं है, लेकिन आपको ये कल आपको जब वो ट्रेंड सेट होगा ना, तो आपको ट्रेंड में दिखाई देगा कि हाँ 42, 45, 43, 44 ये जो चलेगा, ये तेजस्वी और बीजेपी के बीच में चलेगा, ये किसी और के बीच में नहीं चलने जा रहा है। ये नीतीश और क्या कहते हैं बाकियों के बीच में नहीं चलेगा। नीतीश का एक ट्रेंड सेट होगा कि हाँ, नीतीश के जो इस बार सीटें की हैं, लड़ाई जो है तेजस्वी बनाम बीजेपी की नजर आ रही है बिहार में। अनीता अग्रवाल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है बिहार के चुनाव में, इस बार कितना कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? जो सीटें हैं कितनी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी बीजेपी इस बार बिहार में? और सबसे अहम मुद्दा जो विपक्ष भी जोरों शोर से उठा रहा था कि कल अगर एनडीए गठबंधन जो है वो वहां पर जीत दर्ज करता है अपनी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? देखिए, हमारे यहाँ पहले कह दिया नेतृत्व जो है उनके नेतृत्व में हो रहा है, नीतीश कुमार जी के चुनाव हो रहा है। बाकी मुख्यमंत्री वहाँ के विधायक दल अपना सब चुनेंगे कि कौन होगा, नेता कौन होगा, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी के जीत की बात है, वहाँ की मेहनत की बात है, तो विपक्ष हमेशा ये भी आरोप लगाता रहता है कि ये 24 आवर्स पूरे समय ये चुनावी मूड में रहते हैं, यानी कि कार्यकर्ता मेहनत करता है। ये भी विपक्ष कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव में कहते हो, लेकिन वो पॉजिटिव में ही आ जाता है कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा काम में लगे रहते हैं, जनता के साथ डायरेक्ट संपर्क रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत की जाती है, उस मेहनत को जनता जानती है, क्योंकि जनता से डायरेक्ट संबंध है कार्यकर्ताओं का। तो इसलिए जो है पूरी तरीके से हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और एनडीए सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ की जनता ने दिखाया है, महिलाएं ने लंबी लंबी लाइन लगाई, जो 65-62% वोटिंग डाल रही है। यानी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है? नहीं, सस्पेंस कोई बरकरार नहीं है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, ऐसा नहीं। अमित शाह जी ने बोला है, अब ये अब कल रिजल्ट आने दो, उसके बाद सारा सामने आएगा। उसमें ये मैंने कहा ना, ये फैसला जो है वहाँ के लोग लेते हैं, और बाकी अमित जी ने साफ साफ ये चीज बोली थी कि हम लोग जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, स्पष्ट उनका बोला था। क्या ये नहीं लग रहा कि नीतीश बाबू के साथ धोखा होने जा रहा है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये देखिए, धोखा वोखा ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी के साथ धोखा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जनता की पसंद है, जनता के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जनता की सरकार है, क्योंकि नहीं, देखिए बीजेपी का जो ट्रेंड बीते कुछ चुनावों से रहा है, और अक्सर ये देखा जाता रहा है कि बीजेपी जहां पर ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है, जब बात मुख्यमंत्री के पद को लेकर आती है, तो ये कहना बेहद मुश्किल हो जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और हर बार एक नया चेहरा जो है वही सामने आ रहा है। आदेश शुक्ला जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप बात कह रही हैं इसमें ठीक है, लेकिन बीजेपी ने जो बिहार के इलेक्शन की अगर आप बात करें, अगर आप इसको महाराष्ट्र के इलेक्शन से जोड़ेंगी, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन अलग इलेक्शन है ना। महाराष्ट्र में अलग चीज़ें थी, लेकिन जो बिहार का इलेक्शन है, बिहार में क्लियर कट है कि बीजेपी अभी जो है इस चुनाव कल के रिजल्ट के बाद भी उसका वही फैसला रहेगा, वो नीतीश बाबू के साथ ही रहेंगे। और वो नीतीश बाबू कहीं इसके पीछे केंद्र वाली मजबूरी तो नहीं है ना? अब आप इसको ये कह सकती हैं कि हाँ भाई, थोड़ी सी मजबूरी तो होती ही है, कि स्वाभाविक सी बात है, और वो इसलिए भी उनको नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा इलेक्शन, आप पूरे इलेक्शन की कैंपेन उठा के देख लीजिए, पूरे इलेक्शन की कैंपेन में कहीं से भी ये मैसेज नहीं गया है कि
नीतीश बाबू के साथ में बीजेपी कोई कहीं से भी रत्ती भर भी धोखा होगा। एक मैसेज क्लियर गया है। आपने जितनी भी चाहे रैलियां देखी हों, चाहे नीतीश बाबू की रैली देखी हो, चाहे क्या कहते हैं अमित शाह की रैली देखी हो, चाहे प्रधानमंत्री की रैली देखी हो, तो उन्होंने क्लियर कट बातों में अपनी बात कही है। वो कोई ऐसा मैसेज या आप कहिए कि कल को उनकी सीटें कम आ जाएंगी और उनकी सीटें अगर कम आ गई आदेश शुक्ला जी, और देखिए एक और बेहद इंटरेस्टिंग चीज इस बार के बिहार चुनाव में ये भी देखने को मिली, चाहे पहले चरण का मतदान हो चाहे दूसरे चरण का मतदान, बिहार की जनता जो है उसमें भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में पार्टिसिपेट किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब जो है चुनाव का एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, इसको भी मैं दो तरीके से देखता हूं कि आप एक बात समझने की कोशिश करिए। पहले जो बच्चे 18 साल के होते थे, उनका वोटर आईडी कार्ड बनता था, वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में सोचते थे कि अरे हम वोट डालने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर की हमेशा बात करता हूं, 2014 के बाद से फर्स्ट टाइम वोटर पर सबसे ज्यादा अगर काम कोई करता है तो कोई और नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। आप इलेक्शन कमीशन के आप प्रोग्राम्स देखिए, ठीक है विपक्ष के लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होगा। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए उन्होंने अभी से इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं फर्स्ट टाइम वोटर के साथ जुड़ने के लिए। वेरिफिकेशन फॉर्म आने लग गए लोगों के घरों जो फर्स्ट टाइम वोटर का एक जो वो होता है ना परसेंटेज, वो एक ठीक ठाक परसेंटेज है और वो पूरा वोट करने जाता है, भले वो सेकंड टाइम जाए चाहे थर्ड टाइम ना जाए। लेकिन देखिए आदेश शुक्ला जी, फर्स्ट टाइम वोटर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी वो युवा वर्ग जिसको लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने कई प्रयास किए हैं इस बार के बिहार चुनाव की अगर बात करें, और ये माना जा रहा है कि इस बार जो परिणाम होंगे उसमें महिला वोटर्स और दूसरी तरफ युवा वोटर्स, ये दो ऐसे वोटर्स हैं जो ये तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में। अनीता अग्रवाल जी, क्या ये नहीं लगता कि युवा एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाता रहा है विपक्ष के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं। युवा लोगों की बिल्कुल पसंद जो है साफ साफ मोदी जी है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवा लोगों को देखिए, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती जितनी है, लेकिन उन्होंने एक प्लानिंग ऐसी युवाओं के लिए किया। देखिए सब्सिडी माफ है, उनको सब रोजगार की व्यवस्था की है कि आप अपना रोजगार करिए और साथ में और लोगों को रोजगार दीजिए। वो पूरे देश में सभी प्रदेशों में है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, युवाओं के लिए भी सोचा जा रहा है, महिलाओं के। आज महिलाएं देखिए खुद कितना रोजगार करेगा। कभी महिलाएं पहले इतना कार्य करती थी जितना इस समय कर रही हैं। आप इस चीज को देखिए कि काफी डेवलप। अगर महिलाएं इतना एम्प्लॉयड हैं, अगर उनके पास रोजगार है महिलाओं के पास, तो फिर मुफ्त रेवड़ियां बांटने की नौबत क्यों आ गई? नहीं, रेवड़ियां नहीं है तो उनको जैसे है ना अपना काम शुरू कर। जैसे आज देखिए अब छोटे छोटे अपना सिलाई का काम है, अपना उसका छोटे छोटे दिए बनाने का है, जैसे खादी के उसके जो योजनाएं MSME की योजनाएं हैं जो उसको लागू की जा रही हैं, तो उस चीज को काम करने के लिए उनको एक वो दिया जाता है कि उनसे वो अपना काम शुरू करे और अपने साथ वो 10-10 महिलाओं का समूह बनाती हैं। आप देखिए यहाँ पे यूपी में भी बहुत ज्यादा महिलाएं अपना समूह बना के कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा एग्जीबिशन में देखिए बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि चुनाव के पहले ही ये सारी प्लान्स जो हैं वो क्यों याद आते हैं योजनाएं सरकार को? आदेश शुक्ला जी, हमारी शुरू से देखिए लागू है, ऐसा नहीं है चुनाव के समय। जब से हमारे आज भी मोदी जी ये कहते हैं कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, उसमें सबका साथ सबका, उसमें कभी है नहीं कि इस वर्ग को दो तो इस वर्ग को ना दो। ये बांटने वाली राजनीति हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबम वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन तोड़ो राज को कांग्रेस का है, कांग्रेस का सिद्धांत है, कांग्रेस की ही उस पे ही। जब देखिए कश्मीर की भी समस्या पैदा हुई थी, सिखों की भी समस्या पैदा, हमने तो सबको एक होकर करना शुरू किया और आज भी देखो जनता इस चीज को पसंद करती है कि वाकई में मोदी जी ने देश का नाम उच्च स्तर पे रखा है। आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, भारत का एक सम्मान है। जो विदेशों में लोग रहते हैं, आप उनसे पूछिए, वो लोग कहते हैं ये तो हमारी मान सम्मान। ये तो कल बिहार की जनता जो है, बिहार की जनता देश के साथ साथ ये भी बता देगी कि इस बार मोदी मैजिक कितना वर्क किया है बिहार में। आदेश शुक्ला जी, कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे इस पर। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई इस चुनाव में,
किसके कितने काम आने वाली हैं कल, क्या लगता है? क्या युवाओं को साधने का जो प्लान था तेजस्वी यादव का, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की भी घोषणा कर दी थी देने की, क्या वो लुभाएगा युवाओं को, या फिर ये जो युवा वर्ग है वो पीएम मोदी के नेतृत्व के, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को चुनना पसंद करेगा? मोदी मैजिक एक बार फिर बिहार में चलेगा? देखिए, मोदी मैजिक चलेगा, ये अभी अगर चुनाव देखे जाएं तो हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, उस लोकसभा के बाद ही हुआ है। जो भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने गेन ही किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा कि बीजेपी की जब सीटें कम आई तो उस पर उन्होंने होमवर्क करना शुरू किया कि हमारी सीटें कम क्यों आई, सीटें कम क्यों आई, उनके क्या कारण थे, क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को मिलते नहीं थे या कार्यकर्ताओं से हमारी कोई दूरी हो गई थी। और तो इसीलिए कहा भी जाता है कि बीजेपी अपना होमवर्क जो है वो बहुत कायदे से पूरा करती है। और देखिए, आदेश शुक्ला जी, चिराग पासवान अभी नजर आ रहे थे, 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में जो रैलियों की संख्या है सबसे ज्यादा चिराग पासवान ने रैलियां की हैं 183 सीटों पर। एक युवा जोश जो है, क्या ये नहीं लगता कि चिराग पासवान का ये जो काम है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट दिलाता हुआ नजर आएगा? मैंने डिबेट की शुरुआत में ही आपको 3 चेहरे गिना दिए थे, इसलिए मैंने डिबेट की शुरुआत में ही आपको 3 चेहरे गिना दिए थे। तेजस्वी को भी गिनाया था, चिराग पासवान को भी गिनाया था, और क्या कहते हैं इनका जन स्वराज पार्टी के भी पीके को भी गिनाया था। मैंने तीनों इसीलिए गिनाए थे कि देखिए, लालू और नीतीश की दोनों लोगों की उम्र हो रही है और वो धीरे से अब राजनीति से वो लोग जो है आगे आने वाले टाइम में इनएक्टिव राजनीति में रहेंगे। तो क्या मैं ये नहीं माना कह रहा हूं जाए, राजनीति नहीं करेंगे, तो क्या ये माना जाए आदेश शुक्ला जी कि आने वाले समय में चिराग पासवान जो हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जा रहा है इस चुनाव में, और आने वाले समय में बिहार की चाबी जो है वो पासवान के हाथ में हो सकती है? देखिए, चिराग पासवान के लिए भी अच्छा मौका है, मैं मौकों की बात कर रहा हूं। कोई तैयार देखिए, राजनीति में कोई किसी को तैयार नहीं कर पाता है, सिंपल सी बात है। राजनीति में कौन कितना मौका अपना भुना लेता है। भाई, तेजस्वी के पास भी कोई वो नहीं है, तेजस्वी की पार्टी भी वहां पे बड़ी पार्टी है और इतने साल उन लोगों ने सिस्टम चलाया है, उनको भी सारी चीजें पता हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि जो ये एक जो पैटर्न चेंज हो रहा है, राजनीति एक जो पैटर्न है, जो एक सीनियरिटी राजनीति की उसमें बदलेगी, तो ये तो बदलेगी ना। अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीति बदली ना भाई, उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो बदलेगी। अनीता अग्रवाल जी, राजनीति तो बदल जाएगी, ट्रेंड्स बदल जाएंगे पॉलिटिक्स के, लेकिन बिहार कब बदलेगा? क्या कुछ आपके जो है मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन सरकार बना लेती है? तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 1 प्रोजेक्ट बिहार के जनता को जिलों में वहीं पे काम करने की कहते हैं कि आप अपने ही जिले में विकास के कार्यों में आगे बढ़िए। जो पहले लोग बिहार छोड़ के बाहर जाते थे, वो चीज को मना कि बिहार नहीं, आप अपने बिहार के अंदर विकास कर। और ये हमारा जो है पीएम द्वारा ही कहा गया कि आप अपने 1 प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने निकाला, जिससे कि वहीं पे कार्य हो रहा है और जो युवा भी काम कर रहे हैं। कम से घर छोड़ के जाना नहीं पड़ता, अपने माँ बाप को देखना है, अपने परिवार को देखना है। परिवार छोड़ के पहले लोग बाहर काम करने जाते थे, अब देखिए काफी हद तक सब जगह ठीक है, व्यक्ति वही काम कर रहा है जहाँ पे वो रहता है। ये बड़ी उपलब्धि। लेकिन देखिए, पलायन की समस्या तो आज भी बिहार में बनी हुई है। बिहार के अधिकतर लोग जो है वो बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में। नहीं, और आप कह रही हैं कि बिहार के रोजगार के लिए नहीं जाते हैं। देखिए, वो ज्यादातर तैयारी करने IAS PCS की तैयारी होती है, उसमें तो बट नेचुरल है कि उसी हिसाब से मजदूर बिहार के जो जाते हैं, अनीता अग्रवाल जी, नहीं, अब तो काफी उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब तो काफी हद तक जो है यहाँ अपने ही जिले में रह के काम कर रहे हैं लोग। अब वो चीज नहीं है जो पहले किसी अगर बिहार में इतने लोग काम कर रहे हैं, अनीता अग्रवाल जी, अगर बिहार में रोजगार मिल रहे हैं, नहीं, इस बात का उत्तर दीजिए जरा। अगर बिहार में रोजगार पा रहे हैं लोग, तो फिर जब बिहार का सबसे बड़ा पर्व आता है छठ महापर्व, तो भर भर की ट्रेनें क्यों आती हैं बिहार के लिए?
लोग अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर क्यों आते हैं? जो गए होंगे वही तो वापस आएंगे ना पर्व में, देखिए फेस्टिवल में। नहीं वो तो आते हैं, लेकिन देखिए बिहार का ये पर्व जो छठ का है ये पूरे देश में मनाया जाता है। अब जैसे मान लो किसी की नौकरी है, कोई बिजनेस बार कर रहा है, कुछ तो पहले से ही स्टैंड है जो उनका, तो वो तो अपने गांव में आएंगे ना। गांव यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने गांव से आए हुए, बसे हुए लखनऊ में बहुत सालों से, लेकिन वो भी अपने गांव तो जाएंगे ही जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अभी गए हैं तो अभी वो पहले से वो लोग बसे हुए हैं, परिवार को लेके जाना ही है। अपने कोई पर्व आता है तो लोग जाते ही हैं। ये कैसी दोहरी बात आप कह रही हैं अनीता अग्रवाल जी? ना दोहरी बात, अगर पर्व आएगा तो मैं अपने ही घर लौटूंगी ना। फेस्टिवल मनाने के लिए, महापर्व मनाने के लिए बिहार के लोग ही तो बाहर से जाते हैं ना, उन्हीं के लिए तो आपको स्पेशल ट्रेनें चलवानी पड़ती हैं। ये समस्या जो पलायन की है बिहार की, वो कब सॉल्व होगी, कब तक सॉल्व होगी? नहीं ट्रेनें स्पेशल हमेशा हर त्योहारों में चले, दिवाली हो, होली हो, सब में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है। उसका कारण ये है कोई बाहर जॉब कर रहा है, नौकरियां लग गई हैं, बाहर जाते कोई बिजनेस सेटल कर चुका है। ऐसे तो बहुत से लोग स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद भी ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। लोग टॉयलेट्स के पास बैठ के सफर करके बिहार पहुंचते हैं, और आप कह रही हैं कि पलायन की समस्या नहीं है आज की तारीख में। आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पर? क्या बिहार में पलायन की समस्या जो है या नहीं है? क्या ट्रेंड में बदलाव हुआ है पलायन वाले? देखिए बिहार में पलायन की समस्या आज से नहीं है, बड़े लंबे समय से है, लेकिन कुछ जगह पर बदलाव भी देखे गए हैं। आप एकदम सिरे से नहीं खारिज कर सकते हैं कि बिहार में एकदम पलायन उसी स्पीड में हो रहा है जिस स्पीड में पहले हुआ करता था। ऐसा नहीं है। बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया है, नीतीश की सरकार ने रोडें बनाई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है रोड बनी होगी तो लेबर कहाँ से आए होंगे? वो बिहार से ही आए होंगे ना। ऐसा नहीं है। अगर सरकार विकास कार्य कर रही है और उसका विकास दिख रहा है तो सीधा सीधा आप आरोप ये नहीं लगा सकते हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है। सरकारी आंकड़ों पे अगर आप जाइए, सरकार को अगर आप देखिए तो नीतीश बाबू के केवल कनेक्टिविटी की सुविधा देकर रोजगार तो नहीं तैयार किए जा सकते ना। नहीं, यहाँ आप कनेक्टिविटी की सुविधा देखिए। आप एक बात समझिए, कनेक्टिविटी ही सबसे पहले रोजगार देगी। कनेक्टिविटी अगर बिना फैक्ट्रीज के, आदेश शुक्ला जी, कैसे पॉसिबल है ये? वो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिना फैक्ट्री के रोजगार नहीं सहमत है, लेकिन आप मेरी बात ये समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो रोजगार अपने आप डेवलप होता चला जाता है। वो आप चाहे कहीं का भी ले लेकिन देखिए ये जो काम है इसको करने में कितने साल लगेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो में वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, हम हर इलेक्शन में ही देखते हैं, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी उनमें से कई वादे जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। अनीता अग्रवाल जी, क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है बिहार के साथ? बिल्कुल नहीं। हमने जो किया है, जो कहा है वो किया है, ऐसा नहीं। अभी देखिए यहाँ हमने उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम सबको आयुष्मान कार्ड देंगे 70 साल से ऊपर जितने भी हैं। वादा तो काला धन वापस लाने का भी था ना अनीता अग्रवाल जी, वादा तो बहुत सारे आपने किए। सबसे बड़ा वादा तो था काला धन वापस लेकर आएंगे, जिसके दम पर सरकार बनी थी। नहीं, काले धन की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा था कि इतना काला धन बाहर जमा है कि सब अगर आज वो आए तो सबको 15, उसको गलत उसमें हमेशा कि आप कभी भी वो स्पीच को सुनिए, उस स्पीच में साफ साफ ये कहा कि इतना भारत आज बात कम से कम यहाँ का काला धन बाहर जमा तो नहीं होता ना। उन्होंने ये कहा था कि इतना काला धन बाहर जमा हो चुका है यहाँ के नेताओं का, यहाँ के लोगों का, कि अगर वो वापस अगर आ जाए तो सबको 15-15 लाख मिल सकता है। ये नहीं कहा था कि हम देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया गया था, कब पूरा होगा अनीता अग्रवाल जी? आप ये बताइए, हम लोगों ने जो राम मंदिर का वादा पूरा यही कहते थे जी हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट में था ना डिसीजन, कुछ भी उसका भी क्रेडिट लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना, सरकार ने फैसला दिया था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है, लेकिन उसमें सरकार भी तो अफेयर हुई थी। ऐसा तो नहीं कि बिना सरकार अफेयर हुए कोर्ट ने फैसला कर दिया। बावजूद इसके अयोध्या आप हार गई। नहीं, अयोध्या हार गई आप लोकसभा में, क्यों? धारा 370 हटाई गई कि नहीं? बहुत समय से कहा जाता था कि हम कहते हैं आपकी सरकार। अयोध्या क्यों हार गई? फैजाबाद सीट क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? अगर क्रेडिट आप अयोध्या में आपने इतना काम किया, इतना विकास किया, उसके बावजूद आप हार गई। नहीं तो उसका हम लोगों ने होमवर्क किया ना, क्यों आ रही है? उसका काम तो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, बहुत सी जगह ऐसा है, कई अपवाद हो जाते हैं। बिहार में कहीं अपवाद तो नहीं होने जा रहा है ना? कल आदेश शुक्ला जी, स्पष्ट रूप से कल बिहार में अपवाद हो गया। कल रिजल्ट
रिजल्ट आपके तो सामने आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल अगर अपवाद हो गया तो जो लड्डू बन रहे हैं, मिठाइयाँ बंटने की जो तैयारी चल रही है, लड्डू खिलाने की एक दूसरे को, कहीं ऐसा तो नहीं कि फीकी पड़ जाएंगी? बिल्कुल नहीं, आप भी लड्डू खाइएगा, हमको भी खिलाइएगा, हम भी खाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इंतजार रहेगा। आदेश शुक्ला जी, क्या लगता है कल कौन लड्डू खाएगा? किसके लड्डुओं का जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा? मिठास जो है किसकी फीकी होगी? देखिए, लड्डू दोनों तरफ से बन रहे हैं और मिठास भी उतनी ही है जितनी, क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन के लड्डू में मिठास होगी, उतनी ही मिठास जो है इंडिया के गठबंधन में भी होगी। अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम लोग थोड़े से समय का वेट करें, और आकलन तो सभी लोग को पता ही है, एग्जिट पोल सभी आ चुके हैं, चीज़ें आ चुकी हैं। एग्जिट पोल्स के बाद लड्डू तो बीजेपी के मन में ही फूट रहा है। तो अगर एग्जिट पोल के बाद लड्डू बीजेपी के मन में फूट रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि लड्डू की उनकी चाशनी अच्छी होगी, उन्होंने उस पे ज़्यादा अच्छे से काम किया होगा, तभी उनका लड्डू कोई मोतीचूर का लड्डू को बेसन का लड्डू होगा, कोई मोतीचूर का लड्डू। अब अनीता जी हम लोगों को लड्डू खिलाएंगी। देखिए, दो सरकार किसी की भी बने, अदिति जी, हमारा और आपका काम लड्डू खाना है। अब चाहे अनीता जी खिलाएं और चाहे पड़ोस में हमारे जो बगल में बैठे हुए थे प्रवक्ता साहब वो खिलाएं। हाँ, ये देखना होगा कि वहां पर कांग्रेस इस बार गेनिंग में है कि डिक्रीजिंग में है। बिल्कुल आदेश शुक्ला जी, देखिए हम और आप तो लड्डू खा लेंगे, लड्डू बांटे भी जाएंगे, लेकिन अहम बात यहाँ पर ये भी है आदेश शुक्ला जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टियां जो है केवल लोक लुभावन वादे करके लॉलीपॉप बांटकर वोट हासिल कर रही हैं। भाई, अगर आप इसको राजनीति में लीजिए तो आज से तो वो हो नहीं रहा है। कोई फ्री बिजली बांटता है, कोई किसी ने तो बिजली के नाम पे सरकार बना ली। दिल्ली में आपने देखा होगा, फ्री बिजली बांटी गई ना, वहाँ फ्री बिजली का पूरा एजेंडा चला कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है। सरकार चली, कितने दिन चली 2 टर्म की सरकार वहाँ चली। अब आप ये देखिए कि जो सरकारें अच्छा काम करेंगी उनके साथ जनता रहेगी, जो सरकारें नहीं करेंगी उनके साथ जनता नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत चीजें फ्री की वजह से भी आप ये मत सोचिए कि फ्री देने से कि चीजों में बड़ा वो हो जाता है, बदलाव आ जाता है। हाँ, एक क्षणिक आता है, एक इलेक्शन के लिए आता है, लेकिन जब वो सरकार उन लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाती है, सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप हम कहते हैं आप सब कुछ फ्री कर दीजिए, लेकिन अगर आपके स्टेट में क्राइम है, क्राइम कैपिटल है, तो आपकी सरकार में वापसी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, ये लिख के और ले लीजिए। क्राइम तो देखिए इस बार नीतीश राज में भी देखा गया कि अपराध पर कोई खास लगाम हाँ, तो लगती नजर नहीं आई है। अगर अपराध वाली बात चली ने तो बिहार को त्रस्त जरूर किया है, अपराध में लगातार बिहार जो है नंबर 1 बना हुआ है। नहीं, देखिए, अगर अपराध की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है जनता ने वोट पलट दिया होगा। बिल्कुल। अनीता अग्रवाल जी, क्या इसका खामियाजा कल आपको भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हम लोगों की कानून व्यवस्था बहुत सही है, और सबसे बात हमने ये लिखा, अपराध बिल्कुल खत्म हो गए, काफी कम हो गया। जो ये आंकड़े दिखा रहे थे उसका मतलब पहले एफआईआर नहीं हुआ करती थी, पहले एफआईआर बिल्कुल लिखा नहीं जाती थी। अब एफआईआर ऑनलाइन होती है और हर जगह एफआईआर उसकी कार्रवाई होती है और कार्य होता है और बहुत जल्दी काम होता है। कोई भी ऐसा होता है कि किसी ने कोई गुनाह एफआईआर लिखी जा रही है, इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, ये कह रही हैं आप? नहीं, एफआईआर लिखे पहले, इसीलिए अपराधों में नंबर 1 है बिहार, क्योंकि एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये आपकी उपलब्धि है, ये उपलब्धि है आपकी। हमने कहा ऑनलाइन भी एफआईआर, पहले तो एफआईआर थाने में जाके नहीं लिखी जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। अपराध हो ही क्यों रहे हैं अनीता जी? और भी स्टेट्स में तो एफआईआर दर्ज की जाती है ना, तो फिर बिहार नंबर 1 क्यों है? नहीं, बिहार नंबर 1 की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सुधार पहले से होता है। अराजकता देखो, सुशासन भी विपक्ष कहता था कि हाँ नीतीश ने सुशासन दी है, अब भले वो कुछ भी कहे, लेकिन सुशासन की बात को विपक्ष भी मानता था कि वाकई में जो अराजकता समय पहले फैली थी 20 साल पहले, उसमें अब सुशासन की लगाम। जब तक नीतीश बाबू आरजेडी के साथ थे अनीता अग्रवाल जी, तब तक उनके राज में सुशासन था, ये आप भी नहीं कहती थी? नहीं, हमने कहा ना, नीतीश कुमार जी जब से आए हैं उनको सुशासन की उपाधि दी गई है। और जहां तक मैंने कहा ना, ये आपकी एफआईआर जो आंकड़े की बात है, पे आंकड़े पे देखिए तभी आएंगे जब एफआईआर, इनके समय में एफआईआर लिखी नहीं जाती थी, ना ऑनलाइन ना थाने में जाकर, तो कहां से आंकड़े अब आएंगे जब हम कल इस वक्त तक तस्वीर पिक्चर जो है खत्म नहीं हुआ, लेकिन स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि बिहार ने किसको अपना बादशाह चुना है, किसने बिहार के लिए कितना काम किया है, बिहार के दिल में किसने जगह बनाई है। आदेश शुक्ला जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए अपना।
देखिए, अब समय कम ही बचा है और कल सुबह से हम लोगों को, आपको भी पता है, कल सुबह मुझे लगता है कि आप 8 बजे आ ही जाएंगी और आप भी ट्रेंड दिखाना शुरू कर देंगी। कुछ ट्रेंड चलेगा कि हो सकता है पहले किसकी सरकार बन रही है, फिर ट्रेंड आएगा, फिर नहीं इनकी, फिर हाँ एक स्टेबिलिटी आएगी। वो स्टेबिलिटी आपको 10, साढ़े 10, पौने 11 के आसपास दिखाई देगी। 11-12 बजे तक, 11-12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि किसका ट्रेंड सेट हो गया है और किसकी सीटें आने वाली हैं, किसकी ताजपोशी होगी। बिल्कुल, और इस बार की लड़ाई इसलिए भी बेहद हाँ, इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंटरेस्टिंग कार्तिक ये की है, टक्कर जो है वो स्वाभाविक सी देखने को बात है, मिल सकती इंटरेस्टिंग ये है कि अनीता अग्रवाल जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। कल पूरी तरीके से एनडीए की सरकार आ रही है, जनता का विश्वास हम पे है, हमें जनता पे विश्वास, जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के वोट देती है। अब वो वाला माहौल नहीं है कि एक घर का मुखिया ने जाके कहा अरे भैया जाके वहाँ वोट डाल आइए। आज हर महिला अपना मतदान खुद करती है, बच्चे अपना मतदान खुद करते हैं, किसी के कहने में मतदान नहीं होता है। तो इसलिए अब जो है वो कल का नतीजा आप देखिएगा, एनडीए पूरी तरह सरकार बना रही है और सरकार बन रही है। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और कल दोपहर होते होते ये तस्वीर जो है, ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि इस बार बिहार ने किसे अपना बादशाह चुना है, बिहार का सरताज कौन और बिहार किसका, एनडीए महागठबंधन या प्रशांत किशोर, कौन इस बार बिहार में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं, किसके लड्डू जो हैं वो कल बटेंगे, कौन मिठाई खाएगा और किसका जो रंग है वो कल फीका पड़ जाएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।